हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पे यूनिट फर्स्ट पे आज एक लेक्चर मैंने फिर से तैयार किया हुआ है जो कि इस यूनिट पे फर्स्ट यूनिट पे ये मेरा सेकेंड लेक्चर होगा जो कि टू न्यूक्लियोनिक सिस्टम एंड न्यूट्रॉन प्रॉब्लम पे होगा। इसके पहले मैंने जो फर्स्ट लेक्चर तैयार किया हुआ था वो न्यूक्लियर फोर्स और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड थी। तो आज उसी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स को हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम कैसे यहाँ फाइंड आउट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, संत गुरु तुलसीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद। आइए आज हम डिस्कस करते हैं टू न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे। इस यूनिट पे ये कंप्लीट कंटेन है जिसमें वन बाय वन मैंने डिस्कस किया हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके पहले देखे, न्यूक्लियोनिक सिस्टम कौन कौन सी होती है ये हम देखे। फिर आज हम बात करेंगे टू न्यूक्लियन सिस्टम पे जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम होगी, जो बेसिकली न्यूट्रॉन प्रॉब्लम कहलाती है। इस पे डिस्कस करूँगा। इसके बाद बाकी ये जो कंटेंट होंगे इस यूनिट के वो वन बाय वन जितने लेक्चर्स पे कवर होंगे मैं वो डिस्कस करूँगा। तो इसके पहले मैंने आपको न्यूक्लियन की जो न्यूट्रॉन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ये कि न्यूट्रॉन का रिड्यूस मास वो हाफ होता है, हाफ of the proton and neutron mass, and binding energy of neutron is 2.2 mega electron volt। and सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि न्यूट्रॉन की जो पोटेंशियल होती है वो एट्रैक्टिव नेचर का पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो पोटेंशियल क्या होगी। और हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन जो होता है वो दो स्टेट पे एग्जिस्ट करती है। वो जो स्टेट होता है एक आपका इस इक्वल टू 0 सिंगलेट स्टेट पे और एक ट्रिपलेट स्टेट पे एग्जिस्ट करती है, ये हमने देखा हुआ था। तो उसी से रिलेटेड आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। तो न्यूट्रॉन बेसिकली आपको मैंने बताया था कि 1H2 जो होती है ये न्यूट्रॉन होती है, जिसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन के अराउंड जो प्रोटॉन होता है ये क्या करती है, मोशन करती है। तो ये एक टू बॉडी प्रॉब्लम जैसा ट्रीट करता है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक लाइन ज्वाइनिंग होती है, इनके बीच में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल जो होती है ये एट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये एग्जैक्ट नेचर हम कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर जो पोटेंशियल हम यूज करते हैं यहाँ पे ये एट्रैक्टिव नेचर का होता है। एक हार्ड कोर पोटेंशियल भी यूज करते हैं, आगे मैं स्लाइड पे बताऊंगा। वो एक पर्टिकुलर रेंज तक एट्रैक्टिव देन वो रिपल्सिव नेचर का होता है। और बहुत सारे पोटेंशियल हम यूज करेंगे और ऑलमोस्ट सभी एट्रैक्टिव नेचर के होंगे। तो ये एक टू बॉडी प्रॉब्लम्स होती है जिसको टू न्यूक्लियोनिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये न्यूक्लियॉन्स हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अराउंड ये मोशन करती है। तो ये एक कंप्लीट जो सिस्टम होती है इस सिस्टम को ही हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो इसी के बेस्ड पे हम लोग ये प्रूव करेंगे कि न्यूट्रॉन जो होती है उसमें न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है, और दूसरी कि न्यूट्रॉन जो होती है ये बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रॉन जो होती है वो ऑलमोस्ट डाउन स्टेट में या बाउंड स्टेट में ये होती है, 96% चांसेस होते हैं, ये हमने देखा। तो इसको हम मैथमेटिकली यहाँ प्रूव भी करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो बताया था कि ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की ये पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात कि इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इसकी ये काफ़ी वीक होती है। ये
2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसके कारण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियोनिक सिस्टम है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन, ये बाउंड होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट पे। जो हमने देखा 2 स्टेट पॉसिबल थी, 1s3 और 1d3। 1s3 पे 96% इस न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस ये होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो हमने न्यूट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स थी, जो डाटा थी, उसी के बेस्ड पे हम ये सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होती है वो कैसा बिहेव करता है, ये 2 बॉडी प्रॉब्लम जैसा ये ट्रीट करता है, जिसका सॉल्यूशन हम वेव मैकेनिक्स से करेंगे, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस्ड होती है। वेव मैकेनिक्स इसलिए क्योंकि वेव मैकेनिक्स जो होती है क्वांटम मैकेनिकल जो सॉल्यूशन होती है मैट्रिक्स मैकेनिक्स से ये ज़्यादा इजी होती है, इसलिए हम ये टेक्निक यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये 2 बॉडी प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h² ये माइनस वी साई, यहाँ पे डेल जो है वो एक ऑपरेटर है, यहाँ पे डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर होगी। यहाँ पे एम ये मास है और ई यहाँ पे हम एनर्जी होगी, जो कि न्यूट्रॉन के केस पे देख रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी। वी जो होगा वो पोटेंशियल होगा, ये न्यूट्रॉन के लिए पोटेंशियल होगी। चूँकि जो न्यूट्रॉन होगी वो जस्ट लाइक एक एटॉमिक सिस्टम जैसा वो ट्रीट कर रही है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में वो मोशन कर रही है। तो इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। तो स्फेरिकल शेप होने के कारण ये जो होगी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को ये फॉलो करेंगी, जो कि आर, थीटा और फाई पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, जो कि ये जो टर्म्स लिखी गई है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, ये लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है, जो कि 1/r² डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल फाई स्क्वायर, ये लाप्लासियन की वैल्यू होती है। ओवरऑल ये जो इक्वेशन होती है ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे श्रोडिंगर का इक्वेशन होता है, जहाँ पे पोटेंशियल जो होगी वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को फॉलो करेगी, जो कि थीटा फाई के रेस्पेक्ट में होगी। तो चूँकि हमारा जो न्यूट्रॉन सिस्टम जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ आपका रेडियल कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करती है, ये थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करती है। चूँकि ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में मोशन करती है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर मोमेंटम ही होंगी। सो हम इस इक्वेशन में जो वेव फंक्शन जो होगा न्यूट्रॉन का, वो वेव फंक्शन को हम लोग इंडिविजुअली क्या करें कि हम रेडियल पार्ट और टेंजियल पार्ट जो होगी, दैट मीन्स आपका रेडियल कंपोनेंट और टेंजियल कंपोनेंट, उसको हम डिस्टिंग्विश करें। तो यहाँ वेव फंक्शन साई का हम रेडियल पार्ट यूज कर लेते हैं और ये टेंजियल पार्ट, और इस इक्वेशन पे हम यहाँ पे साई की जगह रख दें। तो साई की जगह यहाँ रखने के बाद हम इस इक्वेशन में इसको पर्टिकुलर जो इक्वेशन हमने ये यूज किया उसको रेडियल पार्ट्स को अलग कर लें और टेंजियल पार्ट को अलग कर लें। तो हम ये जब ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो इस तरफ जो इक्वेशन होगी ये रेडियल पार्ट के लिए, यहाँ पे 1/SI r डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर डेल साई आर, यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगी रेडियल पार्ट पे वो रेडियल वेव फंक्शन होगी। और इस इधर जो होगी इक्वेशन मैं उसको इस तरफ ले आता हूँ राइट साइड पे। तो राइट साइड पे ये जितने भी इक्वेशन होंगी ये टेंजियल पार्ट्स होंगी। तो ये जो इक्वेशंस होती है ये एंगुलर मोमेंटम को ये बताती है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में रखेंगे, एल स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका आइगन वैल्यू इक्वेशन जो होती है एल
+1 h क्रॉस स्क्वायर, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम इस इधर पे रखेंगे, ये यहाँ ब्रैकेट पे जो फॉर्म लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज होती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखें और रेडियल पार्ट्स की इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को यहाँ पे रखने पे हमारे पास जो इक्वेशन जो मिलता है वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में सिंप्लीफाई होती है। ये रेडियल पार्ट की इक्वेशन 1/r² डेल ओवर डेल आर डेल स्क्वायर डेल साई आर इस फॉर्म में, और यहाँ पे हमने उस वैल्यू को जो इक्वेटिंग फॉर्म में इस तरफ थी उसको इधर ले आए, तो ये इस फॉर्म में ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। l² की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है l+1 h क्रॉस स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये सॉर्ट आउट हो गया रेडियल जो इक्वेशन है उस फॉर्म में। क्योंकि हमारा जो न्यूट्रॉन होगी वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही डिपेंड करेगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रेडियल डिस्टेंस होंगी उसी पे डिपेंड करेगा, और उसका जो रेडियस होगा न्यूट्रॉन का एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। न्यूट्रॉन का रेडियस कितना होगा, अगर ये न्यूट्रॉनिक सिस्टम है, ये न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस जैसा ट्रीट करेगा और ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रही है, तो यहाँ से इसका ये रेडियस होगा जिसकी जो रेडियस होगी r = r0 a 1/3 ये होगी। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो आपका 1h2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 रखेंगे और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये न्यूट्रॉन का रेडियस आपको मिल जाएगा। ये नियर अबाउट ये 2 फर्मी के आसपास ये अप्रोच वैल्यू है, ये 2 फर्मी के आसपास इसका रेडियस ये होता है। तो ये रेडियल डिस्टेंस यहाँ तक की होगी। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे। एल यहाँ पे जो थी ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स कहलाती है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन में यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्क्स पे यहाँ पे लिखा गया है ये आपका इफेक्टिव पोटेंशियल कहते हैं, जो कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के अराउंड जो मोशन हो रही है उस सेंट्रीफ्यूगल टर्म्स के कारण यहाँ पे आ रही है। वो एक लाइन ज्वाइनिंग के रेस्पेक्ट में मोशन करेगी, एक सेंटर ऑफ मास जो होगी उसके रेस्पेक्ट में मोशन होगा, इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी इस पोटेंशियल को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म्स या फिर इफेक्टिव पोटेंशियल के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हमारा फाइनल श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन होगा, रेडियल वेव इक्वेशन। हम अब यहाँ पे ये प्रूव करेंगे, इसका सॉल्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको ये प्रूव करना है कि जो न्यूट्रॉन जो होती है वो ग्राउंड स्टेट पे ही होती है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रॉन की 2 स्टेट होती है, एक 1d 3 स्टेट और एक होती है 1s3 स्टेट, जिनमें से 1s3 जो स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट जो 96% पे ये एग्जिस्ट होती है, जो कि ट्रिपलेट स्टेट पे होती है। तो हमको इसी को प्रूव करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी। तो इसके लिए हम क्या करें कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो स्टेट है हमारी 1s3 स्टेट, उस स्टेट के लिए जो एल की वैल्यू है की वैल्यू जो होती है एल के अकॉर्डिंग वो l = 0 के लिए 1s स्टेट होती है। तो इस स्टेट के लिए हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दें और इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो रिड्यूस मास होगी, उन सबको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये l = 0 मैंने यहाँ पे रख लिया। l = 0 का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा। ये किसके लिए, फॉर l = 0 के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एस स्टेट के लिए स्फेरिकल शेप होता है, अगर हम पी स्टेट करें तो पी स्टेट के लिए ये डम्बल शेप होता है अलग अलग स्टेट पे, वैसे ही डी के लिए अलग होता है, एफ के लिए अलग अलग ये शेप होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा श्रोडिंगर की जो क्लाउड मॉडल होती है वो हमको ये डिफाइन करती है कि एल की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो हमारा शेप होगा वो डिफरेंट होगी। सो यहाँ पे फॉर l = 0 यहाँ पे स्फेरिकल शेप होगी। दैट मीन्स कि हमारा जो न्यूट्रॉन होगा वो 1s3 स्टेट के लिए वो एक स्फेरिकल शेप जनरेट करेगी। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लें। इसके लिए जो कैलकुलेशन होगी वो इस फॉर्म में कि इस इक्वेशन में
हम एल की वैल्यू 0 रखने के बाद हमको ये इक्वेशन मिला, जो कि इस इक्वेशन में हमने रखा हुआ था। तो ये तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल टर्म्स था सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू ये 0 होगी। तो ये इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हम क्या करें, सिंप्लीफाई और कर ले। चूँकि यहाँ पे पता चल रहा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन जो होगी वो कम्प्लीटली स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप का होगा। सो इसका जो वेव फंक्शन होगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ आर पे, रेडियल कंपोनेंट। यहाँ पे अगर देखें तो ये थीटा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। थीटा पे डिपेंडेंसी अगर रहता तो हमको ये एंगुलर मोमेंटम ये मिलती, एंगुलर पार्ट्स, तो ये यहाँ पे नहीं मिल रही है, ना ही ये फाई पे डिपेंड करती है। सो इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर लें इन टर्म्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शन के फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है साई आर, इस साई आर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ और उसको मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ रेडियल वेव फंक्शन के फॉर्म में, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ यू आर ओवर आर। तो साई आर जो रेडियल वेव फंक्शन है उसकी जगह मैं एक नया वेव फंक्शन लिख रहा हूँ यू आर ओवर आर, जो कि आपका रेडियल वेव फंक्शन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे रख लें। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो हमारा इक्वेशन जो होगी वो साई की जगह ये वैल्यू रखेंगे और डेल साई ओवर डेल आर करेंगे, तो ये डेल यू ओवर डेल आर स्क्वायर ये माइनस का मिल जाएगा। इस फॉर्म में ये चेंज होती जाएंगी। तो ये वैल्यू हम जब यहाँ पे रखें तो ये इक्वेशन हमको मिलेगी डेल स्क्वायर यू आर ओवर डेल आर स्क्वायर, प्लस साथ में हम यहाँ पे क्या करें, जो मास है यहाँ पे म्यू, इस मास की वैल्यू भी रख दें। मास यहाँ पे म्यू जो होती है ये रिड्यूस मास होती है, जो कि m1 m2, यहाँ पे m1 m2 ये मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड m2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। चूँकि हमने पढ़ा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये रफली इक्वल मासेस होती है, तो इस यहाँ पे वैल्यू रखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिड्यूस मास की, यहाँ पे म्यू की ये वैल्यू होगी आपकी m/2। इस वैल्यू को यहाँ पे हम रखें तो हमारा रेडियल इक्वेशन इस फॉर्म में ये कम्प्लीटली ये होगी। याद रखिए कि हमने क्या किया है कि साई आर की जगह हमने एक नया यहाँ पे वर्ड लिया हुआ है यू आर, जो कि रेडियल वेव फंक्शन होती है, जो कि यू आर ओवर आर, इस फॉर्म में साई आर की जगह ये वैल्यू हमने रखा हुआ है। बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब होगा। ये बेसिकली ओवरऑल जो सिस्टम थी उसकी वेव फंक्शन है, तो उसको जब रेडियल पार्ट में ये डिपेंडेंसी आई तो हमने यू आर ओवर आर पे रखा हुआ है। तो सिंपली ये एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा, जो कि आपका कैसा हो जाएगा कि जो यू आर है दैट मीन्स रेडियल जो कोऑर्डिनेट होगी वो सिर्फ डिपेंड करेगी किस पे, आर की वैल्यू पे। आर मैंने बताया यहाँ पे ये क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस होगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन ये। तो नेक्स्ट इसका जब हम कैलकुलेशन करें सॉल्यूशन ऑफ बाउंड स्टेट ऑफ द न्यूट्रॉन, विच इज द वेव फंक्शन ऑफ द बाउंड स्टेट ऑफ द न्यूट्रॉन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पोटेंशियल। सो फार we have used different types of potential. First one is square wave potential. Here you can see all these potential in this slide are attractive nature types of potential. So first we use square wave potential for simplicity, because we have well known of this potential. And here the square wave potential have finite depth which is minus v0. So in this graph we can see square wave potential which is dependent on the position r. So यहाँ पे हम जो पोटेंशियल यूज करेंगे वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसके अलावा और डिफरेंट पोटेंशियल भी होती है। गॉसियन वेल टाइप का पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल टाइप का पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल, हार्ड कोर पोटेंशियल। यहाँ पे हार्ड कोर पोटेंशियल जो होती है यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर से क्रिटिकल डिस्टेंस तक ये अट्रैक्टिव होती है। देन
ये जो होती है पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाती है आर लेस देन आरसी पे। दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का नेचर है। यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं सभी का। स्क्वायर वेव पोटेंशियल इस फॉर्म में होती है, गॉसियन वेव पोटेंशियल ये इस फॉर्म में होती है, ये आर पे डिपेंड कर रही है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल टाइप का पोटेंशियल होती है और जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइप का, और ये युकावा पोटेंशियल, और ये लास्ट पे कोर पोटेंशियल जो कि यहाँ पे दिख रही है। तो ये ओवरऑल सभी पोटेंशियल ये पॉसिबल होती हैं। सभी पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्यूशन कहते हैं तो देखते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियर फोर्स की या हमारे न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है उन सभी प्रॉपर्टीज़ की सभी पोटेंशियल ये सेटिस्फाई करती है। सो हम सिंप्लिसिटी और हमारी जो मैथमेटिकल डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम सिंपल वे पे करने के लिए हम स्क्वायर वेव पोटेंशियल ही यूज करेंगे। बाकी सभी की जो नेचर होती है अट्रैक्टिव होती है और सभी के साथ कैलकुलेशन जो होती है वो स्क्वायर वेव पोटेंशियल की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उनसे मैच करती है। सो यहाँ पे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि हमारा जो पोटेंशियल होता है न्यूट्रॉन जैसे जो न्यूक्लियोनिक सिस्टम है उसमें किस टाइप से पोटेंशियल इन्वॉल्व होती है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल होती है और जो पोटेंशियल होंगी वो गॉसियन वेल, एक्सपोनेंशियल, युकावा, ये हार्डकोर पोटेंशियल, ये सभी पोटेंशियल ये पॉसिबल होंगे। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे स्क्वायर वेव पोटेंशियल। सो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन था श्रोडिंगर इक्वेशन वहाँ पे पता चला कि L इक्वल टू 0 के लिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो रेडियल इक्वेशन होगी और वो कम्प्लीटली न्यूट्रॉन जैसे सिस्टम के लिए वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होंगी। चाहे ये स्क्वायर वेव पोटेंशियल जो लेंगे वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल ये होगा। ये जो पोटेंशियल होगी ये टेंसर टाइप की फोर्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण होती है। ये टेंसर फोर्स दैट मीन्स जो आपकी वेलोसिटी डिपेंडेंट जो होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिन जो होती है और जो एक लाइन ज्वाइनिंग के रिस्पेक्ट में जो होती है, तो इसको हम लोग टेंसर फोर्स कहते हैं जो कि न्यूट्रॉन जैसे जो सिस्टम होती है उन सिस्टम में ये होती है। तो हम स्क्वायर वेव पोटेंशियल यहाँ पे यूज करें चूँकि न्यूट्रॉन के लिए हमने जो इक्वेशन निकाला ये श्रोडिंगर की इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो हमको नोन है उस वैल्यू रखें। जैसे कि एनर्जी जो होगी यहाँ पे चूँकि न्यूट्रॉन के लिए हमने बताया है कि जो एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे होगी, जिसको मैं -b से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -b, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होती है वो एट्रैक्टिव होती है इसलिए, और ये बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बाउंड करके यहाँ पे एक न्यूट्रॉन सिस्टम बनाती है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी। और पोटेंशियल यहाँ पे जो कि स्क्वायर वेव पोटेंशियल होगी यहाँ पे हम ये रखेंगे। इस पूरी वैल्यू को जब हम रखें स्क्वायर वेव पोटेंशियल को और बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ रखें और वो कैलकुलेट हम कर लें, तो इसको आप कैसे रखेंगे, तो आप थोड़ा सा पोटेंशियल के नेचर को समझ लीजिए। यहाँ पे ग्राफ पे यहाँ पे बताया हुआ है, ये एक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो कि स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होंगी। इसमें हमको पता चला कि ये पोटेंशियल एनर्जी ये फाइनाइट पोटेंशियल होगी अट्रैक्टिव नेचर का, जिसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी से ये लेस देन होती है इनसाइड पे, और आउटसाइड पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी -b ये यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे एक रेंज की r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू b तक, दैट मीन्स जो न्यूट्रॉन जो होगी वहाँ के जो बाउंड्री तक जो पोटेंशियल होगी वो स्क्वायर वेव पोटेंशियल होगी। देन उसके आउटसाइड जो पोटेंशियल होगी वो आपकी 0 पोटेंशियल वहाँ पे होंगी। दैट मीन्स इसका हम ग्राफिकल और इसको अच्छा समझे तो हम कहें कि ये मेरे पास एक पोटेंशियल है, तो इसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डेप्थ है। ये पोटेंशियल डेप्थ जो है चूँकि स्क्वायर वेव पोटेंशियल के अकॉर्डिंग VR इक्वल टू कितना है -V0, इस -V0 को हम लोग पोटेंशियल डेप्थ कहते हैं। इसमें
यहाँ तक जो है ये इनसाइड पे, ये कहाँ से, ये मिड पॉइंट है ये न्यूट्रॉन जो सिस्टम है उसका। तो आर इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे उसके बाउंड्री तक, तो ये बाउंड्री मैं डिफाइन कर लेता हूँ बी तक, आर इक्वल टू बी तक, यहाँ पे ये पोटेंशियल जो होगी उसका एक डेप्थ होगा। लेकिन इस पोटेंशियल से आगे जब हम जाएंगे आउटसाइड पे इस तरफ, तो यहाँ पे ये, इसको मैं टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ई, और इधर पे जब जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस तरफ वी, ये 0 हो जाएगी। तो जो कुछ होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस सिस्टम में यहाँ पे जो होगी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो सिस्टम होगी, दैट मीन न्यूट्रॉन, वो सिस्टम यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगी इसी पार्ट में, क्योंकि ये एक फाइनाइट पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बाउंड है। इसके बाद जब ये बाउंड्री से बाहर होगी तो ये जो न्यूट्रॉन सिस्टम जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये अनबाउंड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी से। इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम जो होगी वो अनबाउंड हो जाएंगी। तो इसी का हम कैलकुलेशन करें तो सिंपल वे पे इस यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, इसको जो पोटेंशियल है इसको मैं इस फॉर्म में ऐसा कर लेता हूँ। ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसको आप मान के चलो कि ये न्यूट्रॉन है जिसका एक रेडियस है यहाँ तक, और इसको मैं मान लेता हूँ आर इक्वल टू बी, ये बाउंड्री। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ तक इस रेंज पे, दैट मीन्स आर लेस देन बी, इस रेंज पे हमको एक श्रोडिंगर इक्वेशन को कैलकुलेशन करना है। देन आर इक्वल टू बी पे ये हमको सॉल्यूशन करनी है, और आर ग्रेटर देन बी पे भी ये सॉल्यूशन होगी आउटसाइड पे। तो दोनों केसेस पे ये सॉल्यूशन करें। तो आर ग्रेटर देन बी पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0। आर लेस देन बी पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस V0, और R इक्वल टू बी पे यहाँ पे हमको एक सॉल्यूशन करना है। तो R इक्वल टू जो B होगी वहाँ पे अलग ही केसेस होंगे, तो आगे जो सॉल्यूशन होंगे उनसे हम देख लेंगे। तो आइए ये कैलकुलेशन हम करें। तो ये वैल्यू रखें, तो R लेस देन B पे जब हम रखें, दैट मीन्स जो इनसाइड द पोटेंशियल वेल जो होगी वहाँ पे ये E की वैल्यू ये हमने रखा -B, और V की वैल्यू हमने रखा कितना, -V0, ये वैल्यू रखे। तो हमको R लेस देन B पे इनसाइड जो पोटेंशियल वैल्यू होगी उसके लिए ये इक्वेशन ये निकला। देन आउटसाइड R ग्रेटर देन B, R ग्रेटर देन B पे मैंने अभी आपको बताया कि जो पोटेंशियल होगी V, ये क्या होगी, 0। तो ये वैल्यू हम रखें। बाइंडिंग एनर्जी तो वही होगी क्योंकि ये न्यूट्रॉन जो सिस्टम है वो चेंज नहीं हो रही है, सिस्टम वही है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखें। यहाँ पे m जो है ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो सकती है, जो कि हमने रिड्यूस मास के फॉर्म में इसको रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हम रखें। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म में हम सिंप्लीफाई कर ले। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये आर लेस देन बी पे और आर ग्रेटर देन बी पे, यहाँ पे इक्वेशन चूंकि ये माइनस है तो इस फॉर्म में, तो माइनस अल्फा स्क्वायर यू। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एक नेगेटिव के साथ एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का चूंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है पूरा, तो ये आपका ऑक्सीलेटरी नेचर का इसका सॉल्यूशन होगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल के आपका ये साइन और कॉस के फॉर्म में ये आएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करें e की पावर i के आर प्लस e की पावर माइनस आई के आर के फॉर्म में। वैसे ही यहाँ पे ये होगी, ये डिकेइंग टाइप का होगा, माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सिलरी फॉर्म पे नहीं होगी, आयोटा के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का, दोनों की केस में इनसाइड द पोटेंशियल वेल और आउटसाइड द पोटेंशियल वेल पे ये सॉल्यूशन करें। हेयर यहाँ पे के की जो वैल्यू होगी वो है m/h क्रॉस स्क्वायर V0 - B, और वैसे ही
अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी यहाँ पे mb/h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पे याद रखें k और अल्फा हमने एक कांस्टेंट टर्म्स लिया है, आगे हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू m/h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस b होगी। v0 यहाँ पे आपका फाइनाइट पोटेंशियल है और बी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है। तो याद रखिए यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है काफ़ी वीक होता है। मैंने आपको बताया हुआ था कि बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की जो होती है ये 2.245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये लेस देन होता है आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ड्यूट्रॉन की v0 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कैसे इसका सॉल्व, इसीलिए ये b लेस देन इक्वल टू v0 होती है, इसीलिए हम ड्यूट्रॉन को लूजली बाउंड सिस्टम भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है, इसीलिए इसको लूजली बाउंड सिस्टम भी हम कहते हैं। तो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन हम करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन। आपने कैलकुलेशन में ये किया होगा, तो कैलकुलेशन का ये सॉल्यूशन यहाँ पे होगा u इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन जो होगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का u इक्वल टू a1 साइन के आर प्लस b1 कॉस के आर। ये पॉजिटिव टर्म्स होने के कारण यहाँ पे हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं, और निगेटिव टर्म्स होने के कारण अल्फा टर्म्स के कारण ये आपका r ग्रेटर देन b पे सॉल्यूशन जो होगी a2e अल्फा r प्लस b2e माइनस अल्फा r। यहाँ पे a1 b1 a2 b2 ये एक कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये एक कोफिशिएंट टर्म्स है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। तो हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन एंड वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। वी विल गेट द न्यू इक्वेशन। सो वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट। if r equal to 0, then the radial coordinate ur also will be 0. That means कि हम यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल का जो नेचर था वो मैं एक बार और लिख लूँ। यहाँ पे ये पोटेंशियल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं r लेस देन b पे एक कंडीशन, और ये इधर r ग्रेटर देन b पे, ये दो कंडीशन ये होंगी। तो हमारी बाउंड्री कंडीशन, चूँकि आपको पता है जब हमारे पास वेव फंक्शन होंगी, जो हमने यहाँ पे u एक वेव फंक्शन लिया हुआ है, मैंने बताया था ur वेव फंक्शन हमने लिया हुआ है, रेडियल वेव फंक्शन जो कि r के प्रोपोर्शनल होगा। ये मैंने आपको बताया था कि r की वैल्यू जैसे जैसे आपकी चेंज होंगी ur वैसे ही चेंज होगा, और इसकी वैल्यू हम इस फॉर्म में लिए थे कि हमारा जो साई r था उसके जगह हमने लिया था ur ओवर r। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रखें, तो r की वैल्यू जब हम 0 रखें तो हमारा जो ur होगा वो कैसा हो जाएगा, वो यहाँ पे फाइनाइट होगी। ur 0 का मतलब ये हमारा ये इनिशियल पॉइंट था, ये r इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ तक मतलब ये r इक्वल टू b तक, ये r इक्वल टू b तक, ये यहाँ तक का वेव फंक्शन की बात हो रही है। तो इस केस में इस रीजन पे जो कि r लेस देन b होगी, इस रीजन पे हम वेव फंक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखें r लेस देन b पे फर्स्ट, तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा ये कैसा, ये फाइनाइट 0 वेव फंक्शन होगी। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू जो होगी इस इक्वेशन से हम करें, यहाँ पे रख दे वैल्यू क्या, r इक्वल टू हम 0 रखें, इसके करस्पॉन्डिंग ur भी जो होगा ये भी क्या होगी 0, ये 0 होगी। तो ये साइन के आर ये टर्म्स पूरा 0 होगा, कॉस के आर की वैल्यू r की वैल्यू 0 रखें तो ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या कि b1 इक्वल टू 0। जब b1 की वैल्यू 0 हो गई, ये कांस्टेंट टर्म्स, तो b1 की वैल्यू को हम फिर से इस इक्वेशन पे रखें, तो r लेस देन b के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा u इक्वल टू वो क्या हो जाएगी a1 साइन के आर। ये किसके लिए होगा, ये फॉर r लेस देन b के जो केस होंगे इसके लिए ये सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो ये क्या था, ये आपका
जो बाउंड्री कंडीशन थी, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये हमने लगाया। फिर हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है? फॉर आर ग्रेटर देन बी। तो इस केस में आर ग्रेटर देन बी, इस पे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें। तो आर ग्रेटर देन बी का मतलब ये है आउटसाइड, दैट मीन्स कि ये हमारा पोटेंशियल था, ये आर इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आर इक्वल टू बी, और इधर ये आर ग्रेटर देन बी। तो इस पॉइंट तक हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, ये आर लेस देन बी तक। ये हमको इस तरफ सॉल्यूशन करना है। तो वेव फंक्शन जो होगी, दैट मीन्स आर की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। तो आर की वैल्यू को जब हम ये इनफाइनाइट करेंगे तो हमारा जो वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होता जाएगा? वो वेनिश होगा। आपको पता होगा कि आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन जो होती है वो वेनिश हो जाती है। तो वेव फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो हम इस इक्वेशन पे फिर से हम क्या रखें? आर की वैल्यू ये इनफाइनाइट रख देते हैं यहाँ पे, और यू आर की वैल्यू इनफाइनाइट केस में ये होगी 0। तो यहाँ से फिर से हम सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, आर टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे रखे, तो ये जो A2 टर्म्स होंगी ये फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगी? 0 होंगी। तो सेकंड जो टर्म्स होंगी, सेकंड टर्म्स में यहाँ पे फिर से क्या बचेगा हमारा? B2 e की माइनस AR U। तो इस टर्म्स को भी क्या होना चाहिए? e की माइनस ER। ये टर्म्स ये इक्वलिटी को होल्ड करेगी, तो B2 को भी 0। सो हम इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू को जब हम रखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, फिर से सेकेंड जो इक्वेशन आर ग्रेटर देन बी के लिए, तो वो होगा U इक्वल टू B2 e की पावर माइनस अल्फा R। ये बेसिकली आपको क्या बताता है? यहाँ पे जो वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन आपको ये बताती है कि हमारा जो पोटेंशियल वेल जो होगा, उस पोटेंशियल वेल के इनसाइड और आउटसाइड पे जो पार्टिकल का वेव फंक्शन बिहेवियर है वो कैसे होगा। दैट मीन्स कि ये हमारा जो पोटेंशियल था, इस पोटेंशियल में ये आर इक्वल टू 0 और ये आर लेस देन बी और ये आर ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे इस तरफ का जो सॉल्यूशन होगा वेव फंक्शन का वो कैसा होगा? ये आपका e की पावर माइनस अल्फा टाइप का होगा, दैट मीन डिकेइंग नेचर का होगा, एक्सपोनेंशियल नेचर का। यहाँ पे A1 साइन के आर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा ये कैसा होगा? ये साइन के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स कंटिन्यूअस वेव फंक्शन होगा, और यहाँ पे जो होगा वो एक्सपोनेंशियल। ये आपका ऑक्सिलेटरी नेचर का हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगी वो डिकेइंग टाइप का। तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन हमको मिला, दो बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो ये वेव फंक्शन, ये बेसिकली आपका वेव फंक्शन है। तो ये वेव फंक्शन जो होंगी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन इज आल्सो शुड बी continuous. So we apply the properties of the wave function at the boundary of the potential veil r equal to b, and we get the simple equation a1 sin kb equal to b2 e की power minus alpha b. Here b is range of the boundary of deuteron. यहाँ पे हम देखें तो जो इक्वेशन होगी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाएं कहाँ पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का मतलब r इक्वल टू बी। r इक्वल टू बी पे जो वेव फंक्शन है उसको भी कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बोले कि इस बाउंड्री के आउटसाइड पे यहाँ पे ये डिकेइंग टाइप का
इक्वेशन हो रहा था जो कि यहाँ पे मिला, और इधर पे ये कंटिन्यूअस इक्वेशन मिल रहा था। तो दोनों जो इक्वेशन होगी इस बाउंड्री पे, इसको भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो r इक्वल टू बी पे हम फिर से जो इक्वेशन होगी इस इक्वेशन को हम क्या करें, यहाँ पे सॉल्यूशन करें r इक्वल टू बी पे, और दोनों को हम इक्वेट कर दें। इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस बाउंड्री पे r इक्वल टू बी पे दोनों वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो दोनों वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो सिंपल सा ये इक्वेशन है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो हमने लेके आया हुआ था, उसी इक्वेशन पे हम यहाँ पे ये रख देते हैं, क्योंकि हम r इक्वल टू बी पे और वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो यही सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, तो a1 साइन के बी एक इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू बी के केस में, जो कि इस पार्ट में यहाँ पे आएगी a1 साइन के बी। दूसरा r ग्रेटर देन बी पे यहाँ पर भी रखें, तो ये वैल्यू जो होगी b2 e की पावर माइनस ये अल्फा बी, और दोनों केस पे यहाँ पे जो होगी u r इक्वल टू बी, और इधर पे जो u r इक्वल टू बी, ये दोनों वेव फंक्शन जो होंगे कंटिन्यूअस होंगे, तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम ये रखें और इसका डेरिवेटिव भी रखें। तो ये इक्वेशन रखने से हमको ये मिला। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव a1 cos के बी इक्वल टू माइनस b2 अल्फा e की पावर माइनस अल्फा बी, ये हो जाएगी, ये r इक्वल टू बी के बाउंड्री पे। तो इस वैल्यू को हम रखें तो हमको एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या, हम इसको जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, वो क्या, कॉस के बी ओवर ये हो जाएगा साइन के बी, a1 से a1 कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू यहाँ पे होगा कितना, ये माइनस b2 अल्फा ई की पावर, तो ये माइनस अल्फा का। तो इस इक्वेशन को देखें तो कॉस के बी ओवर साइन के बी, इसको हम कॉट के बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी कि यहाँ पे एक इक्वेशन और होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा आप सुधार कीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक और आएगा इक्वेशन a1, ये हो जाएगा के कॉस के बी, ये होगी। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनर एक मिस्टेक हुआ है। तो ये इक्वेशन हम रखें तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आएगा के कॉट के बी इक्वल टू माइनस अल्फा। फाइनली हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कॉट के बी इक्वल टू माइनस अल्फा ओवर के यहाँ पे होगी। याद रखिए कि अल्फा की वैल्यू क्या था, हम अल्फा की वैल्यू अगर देखें, मैंने आपको बताया हुआ था, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगी आपकी एम बी ओवर एच क्रॉस, ये वैल्यू है। हमने इसके पहले जो इक्वेशन थी अल्फा स्क्वायर माना था वहीं से, और जो के की वैल्यू जो होगी हमने के स्क्वायर वहाँ पे माना था, तो के की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा अंडर रूट एम वी जीरो माइनस बी, यहाँ पे बी बाइंडिंग एनर्जी है, माइनस बी ओवर एच क्रॉस। तो ये वैल्यू को हम रखें, इस दोनों वैल्यू को हम रखें तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आती है। इस इक्वेशन पे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो वो सॉल्यूशन क्या, चूँकि मैंने यहाँ पे बताया अल्फ़ा और के की वैल्यू सब चीज़ हम कैंसल आउट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है b इक्वल टू ये वी जीरो माइनस बी और ये 1/2 के फॉर्म में। चूँकि मैंने आपको बताया था क्या कि v जो होता है ये v0 जो होता है ये ग्रेटर देन होता है b, या मैंने ऐसा बताया होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूट्रॉन की ये लेस देन या इक्वल टू होती है v0, लेस देन होता है काफ़ी ये, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इग्नोर किए और फाइनली इक्वेशन आया हमारा माइनस अल्फा अपॉन के इक्वल टू माइनस बी ओवर v0 1/2। तो ये हमारा एक इक्वेशन होगा।
इस इक्वेशन को निकालने का पर्पस ये है, ये सॉल्यूशन का, कि हमको चूंकि बाउंड स्टेट कैलकुलेट करनी है ड्यूट्रॉन का, कि ड्यूट्रॉन का बाउंड स्टेट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और एग्जिस्ट करती है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करती है तो वो कौन से रेंज पे एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम कंडीशन भी देखेंगे कि क्या होगा। तो ये फाइनल ये सॉल्यूशन यहाँ पे होंगी। और इन सब वैल्यू को जो हमारी जो कांस्टेंट टर्म्स थी A1 B1 A2 B2, इसको भी हम इसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इक्वेशंस होंगी हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड जो इक्वेशन है, और इन इक्वेशन का यूज करके हम A1 और B2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिटेल्स में अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको देखनी है तो आप DC दयाल की जो बुक्स होंगी वो आप प्रिफर कर सकते हैं। जो पेज नंबर 304 पे आपको इसकी डिटेल्स पे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो डिटेल्स के लिए आप DC दयाल की बुक प्रिफर करें, पेज नंबर 304 पे ये आपको मिल जाएंगे। तो ये फाइनल आपका सॉल्यूशन हमको मिला हुआ है। सो नेक्स्ट कंक्लूजन ऑफ द ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, कि हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला। अल्फा एक कांस्टेंट टर्म्स थी, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट होती है 0.232 के आसपास। बी जो कि रेंज होती है, जिसको हम लोग मैंने बताया था, ये रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ड्यूट्रॉन के रेडियस की इक्वल ही होगी। R0A1/3 पे ए की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रखेंगे, क्योंकि जो ड्यूट्रॉन का एटॉमिक मास होगा वो 2 होगा, तो हम यहाँ पे ये रखें। तो कैलकुलेट करें तो हमको ये वैल्यू मिलती है नियर अबाउट ये 2 फर्मी के आसपास ये होती है। वैसे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है A1 B2 की वैल्यू 0.160, B2 की वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है। और इन सब की वैल्यू को हम रखें A1 B2 इन सब में, तो हमको अल्फ़ा और बी की वैल्यू रखने पे ये A1 A2 की वैल्यू ये हमको ये मिलती है। तो ये वेल नोन कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू है, जिसके थ्रू हम इक्वेशन को बता सकते हैं कि ये किस टाइप से इक्वेशन होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कि हमारा जो वेव फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रेडियल वेव फंक्शन, द प्लॉट बिटवीन UR एंड R, that figure show the graph are shown in particular range R equal to B. The wave function U are increasing linearly, and after R equal to B it is decreasing in the form of exponential form like 1/E। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है UR, ये R के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। मैंने बताया था कि ये लिनियर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, UR की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका एग्जिस्टेंस है, कहाँ तक है वो R इक्वल टू बी तक। R इक्वल टू बी, यहाँ पे B कितना हमने कैलकुलेट किया है, ये नियर अबाउट 2 फर्मी। दैट मीन्स ये 2 फर्मी तक ये लिनियरली वेव फंक्शन जो है वो चेंज हो रही है। दैट मीन्स उसमें लिनियरली चेंज आ रहा है। लेकिन जब हम इस बाउंड्री पे पहुँचते हैं तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एक समय ऐसा होता है कि R इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो UR होती है ये क्या हो जाती है, ये वेनिश हो जाती है। दैट मीन्स ये 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे R हमारी बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रॉन वुड बी 0। दैट मीन्स कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के कारण जो न्यूट्रॉन जो सिस्टम बना हुआ है उनके बीच में हम डिस्टेंस को चेंज करते जाए और वो इनफाइनाइट अगर हम कर दें तो उस समय हमारा न्यूट्रॉन जो होगा उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा।
तो ये r इक्वल टू इन्फाइनाइट के केस पे होगा, चूंकि इन्फाइनाइट एक लार्ज वैल्यू होगी। तो यहाँ हम r इक्वल टू b तक की रेंज पे देखें, दैट मीन्स 2 फर्मी के रेंज पे, तो इस रेंज तक हमारा जो ड्यूट्रॉनिक सिस्टम होगी वो बाउंड होगी। लेकिन 2 फर्मी अप्रोक्स 2 फर्मी से आगे हम जब डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो हमारा जो सिस्टम होगा ड्यूट्रॉनिक सिस्टम वो अनबाउंड ये हो जाएंगी। तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि जो ड्यूट्रॉन होगी उसकी जो रेडियस होगी या उसका रेंज जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमको 2 फर्मी ये मिलती है। इसका कैलकुलेटेड जो इक्वेशन होगी वो इसे हम दे सकते हैं r इक्वल टू कहाँ से 1 ओवर अल्फा से, जहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू mb ओवर h क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, चूँकि जो ड्यूट्रॉन सिस्टम होती है, ड्यूट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ये 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वैल्यू को हम रखें, एच क्रॉस की वैल्यू ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻34, और ये मास ऑफ प्रोटॉन या आप मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ये आप रख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक मास आप रख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल जो मास होती है ये होती है। वैसे ये वैल्यू को हम जब हम यहाँ पे रखें तो जो r होगी ये वैल्यू 2 फर्मी के आसपास होती है, जो कि आपकी जो ड्यूट्रॉन की रेडियस ये कहलाती है। तो फाइनली हमको यहाँ से पता चला कि ड्यूट्रॉन जो होगी वो 2 फर्मी के रेंज तक बाउंड होगी। उसके आगे हम जब r की वैल्यू को और बढ़ाते जाए 2 फर्मी से, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो धीरे धीरे जो होती है वो लॉस होती जाती है। दैट मीन्स उस जो बाउंड स्टेट है वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका जो रेडियल वेव फंक्शन होती है वो वेनिश वहाँ पे हो जाती है, जो कि यहाँ पे ग्राफ से यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट कंक्लूजन, सिमिलर कैलकुलेशन फॉर L इक्वल टू 1। हम वैसे जो कैलकुलेशन किया है वो हम एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर हम करें, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को L इक्वल टू 1 के लिए करें, क्योंकि आपको पता है L इक्वल टू 0 मतलब ये आपका एस स्टेट। नेक्स्ट जो स्टेट होगा L इक्वल टू 1 के लिए अगर हम करें तो ये इसका P स्टेट होगा। नेक्स्ट L इक्वल टू और डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर हम करें तो उसके एक्साइटेड स्टेट होंगे। तो L इक्वल टू 1 के लिए भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो L इक्वल टू 1 के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो हमको यहाँ से पता चलता है कि कोई भी इसका एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। द ग्राफ बिटवीन की cot KB equal to minus alpha, so no any excited state of neutron is exist. This है because of the similar calculation of the Schrödinger wave equation। तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि ये कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। थोड़ा सा मैं आइडिया अगर दूँ बाउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, तो कॉट का ये ग्राफ होता है। बेसिकली हम कॉट का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर भी सकते हैं। कैसे कि चूँकि मैं यहाँ पे के की जो वैल्यू है, के को मैं कुछ वैल्यू मैं मान के चल लेता हूँ। सपोज कि के की वैल्यू मैं x ओवर b मान लेता हूँ, के की वैल्यू। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे हो गया कि के पी की वैल्यू जो होगी वो x हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखें तो ये जो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं x cot x इक्वल टू माइनस अल्फा b, ऐसा। क्योंकि मैं यहाँ पे b का मल्टीप्लाई कर दिया के बी और यहाँ माइनस अल्फा b इधर भी हो गया, तो इसलिए इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमको वहाँ से पता चल जाएगा कि वो बाउंड स्टेट
कितने होंगे और एक्साइटेड स्टेट कितने होंगे। ये श्रोडिंगर का जो सिंपल सा वेव इक्वेशन के जो कैलकुलेशन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन, वो एक इजी ट्रिक होता है कि बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट को कैलकुलेट करने का। तो हम इसको ये करें, सॉल्यूशन हम जब करें और ग्राफ प्लॉट करें एक्स कॉट एक्स और माइनस अल्फ़ा बी के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करें, तो हमको ये एक इसको ऐसा मैं कर लेता हूँ सिंपल सा और सिंप्लीफाई करने के लिए कि x को मैं इधर ले आता हूँ, तो और ये सिंपल इक्वेशन होगा, क्या होगा, कॉट x इक्वल टू यहाँ पे माइनस अल्फ़ा b ओवर x, ये हो गया माइनस अल्फ़ा b x। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको एक और टर्म्स मान लेता हूँ y। तो सिंपल सा अब इक्वेशन हो जाएगा क्या, y इक्वल टू ये कॉट आपका हो जाएगा x। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y और किसके बीच में, कॉट x के बीच में। तो इसका जो ग्राफ होगा, मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूं, ये ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं इसके बीच में, ये y इधर हो जाएगा और ये इधर की वो हो जाएंगी आपकी x की डिफरेंट वैल्यू। तो ये कॉट x का ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, एक ग्राफ कॉट का ग्राफ ये इस फॉर्म में होंगी, ये यहाँ पे π/2 सिंपल, एक यहाँ पे ये हो गया पाई, फिर सेकेंड यहाँ पे 3π/2, ये 3π/2 ये। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये y जो वैल्यू होगी x इक्वल टू π/2 पे इंटरसेप्ट ये कर रही है, 3π/2 पे इंटरसेप्ट कर रही है। बाकी इधर जो होगी ये इनफाइनाइट ये होती है, y की वैल्यू जो होती है, बाकी जो टर्म्स होंगे उसके लिए ये इनफाइनाइट होंगे, लेकिन x की π/2 3π/2 इसके लिए इसकी जो वैल्यू होगी y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर हम रेंज अगर हम डिफाइन करें, इसमें जो वैल्यू को हम डिफाइन करें, यहाँ पे रेंज का मतलब क्या है, b को मैं रेंज यहाँ पे कह रहा हूँ। तो जो वैल्यूज होंगी हमारे पास कॉट की जो वैल्यूज, इसमें हमको ये शो कर रही है π/2 3π/2 5/2 है, इसमें कि कोई भी जो एक्साइटेड स्टेट वो एग्जिस्ट नहीं करती। इस जो वैल्यू होगी आगे हम रेंज की जो वैल्यू इसी ग्राफ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज एंड डेप्थ ऑफ पोटेंशियल, ये k कॉट KB माइनस अल्फ़ा यहाँ पे। तो इसको और थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं कि वैल्यू, इसकी वैल्यू को ये कॉट KB इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ओवर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ k। आपको मैंने बताया था माइनस अल्फ़ा की वैल्यू और k की वैल्यू भी मैंने आपको बताया हुआ था। फाइनल फिर भी अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो अल्फ़ा स्क्वायर ये हमने लिखा हुआ था mb ओवर ये h कट स्क्वायर ये होती है। वैसी आप k स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ये होती है m v0 माइनस b और ये h क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू आप रखेंगे। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या, ये आएगी आपकी b ओवर आपकी ये हो जाएगी v0 माइनस b और कितने में, ये √2 पे। ये साइन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, माइनस साइन ये। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी ये काफ़ी कम होता है आपकी जो न्यूट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी V0 से। तो V0 की जो वैल्यू होती है ये नियर अबाउट 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 36
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काफ़ी हाई वैल्यू होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ये कितना होता है, ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ बता रहा हूँ 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से अगर देखें तो बी की वैल्यू काफ़ी वीक होती है। तो यहाँ से जब हम कॉट के बी माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अगर देखें तो इसको सिंपल वे पे और लिख सकते हैं क्या, आपकी वैल्यू को कॉट के बी की जो वैल्यू होगी ये कितना माइनस अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा की जगह अब मैं वहाँ पे वैल्यू मैंने यूज किया है बी, तो बी ओवर कितना V0 1/2। क्यों यहाँ पे V0 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि V0 की वैल्यू लार्ज होती है। अब इसको कैलकुलेट करें तो B की वैल्यू हम रखें कितना 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और V0 की वैल्यू हम रखें 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका करें हम अंडर रूट, तो ये जो वैल्यू होती है काफ़ी कम वैल्यू होती है। तो इसको अप्रोक्सीमेट इस वैल्यू को मैं क्या लिख लूँ, 0 लिख लूँ। तो इस केस में जब वैल्यू को मैं 0 लिखूँ तो मेरे पास इक्वेशन आएगा कॉट के बी इक्वल टू 0। तो कॉट के बी इक्वल टू 0, तो के बी की किस वैल्यू के लिए कॉट की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो π/2 जो वैल्यू होती है उसके लिए कॉट की वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ में भी बताया था, ग्राफ में यहाँ पे मैंने बताया था कि ये π/2 ये जो केस होती है यहाँ पे 0 होती है। नेक्स्ट जो होती है ये आपका 3π/2 केस होती है। तो हम π/2 जो केस होगी यहाँ पे इस केस के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू π/2 जो कि बेसिकली आगे जो वैल्यूज़ होंगी मैंने आपको बताया हुआ था कि x किसको मैंने माना हुआ है, के बी को मैंने x माना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब रखें वैल्यू तो के बी इक्वल टू हमको पता चला कि x की वैल्यू कितना π/2 इस इक्वेशन से। तो रेंज हमको यहाँ पे मिल जाएगी b इक्वल टू ये होगा π/2 के ये वैल्यू, ये फाइनल हमारा रेंज होगा, रेंज ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि आपके के की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। के की वैल्यू आपको मैंने बताया ही हुआ था। तो इसको हम जब कैलकुलेट करें तो ये जो बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है ये 2 फर्मी के आसपास ये वैल्यू आती है। तो फाइनली हमको ये रेंज भी पता चल गया कि किस रेंज, इसी को हम लोग पोटेंशियल रेंज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डेप्थ की। तो पोटेंशियल डेप्थ क्या होगा, तो पोटेंशियल डेप्थ के लिए हम क्या करें, b इक्वल टू π/2 में k की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। तो हम रेंज पे जो पोटेंशियल रेंज आई हुई है ये रेंज कितना b इक्वल टू आपका π/2 k ये रेंज होती है। तो इसमें हम k की वैल्यू को रख दें, और रखने के बाद इसको हम लोग स्क्वायर कर लें। तो ऐसे करें, तो पहले मैं स्क्वायर कर लूँ इसको b², तो ये हो जाएगा π², और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा k²। अब k² की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमको ये जो रेंज होगी वो हमको मिलाएगी। k² की वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ था। तो फाइनली जब हम देखें वैल्यू यहाँ पे, तो हमको जो रेंज होगी दैट मीन्स k² की वैल्यू ये V0 फॉर्म में आएगी। कैसे, k² इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या m ये हो जाएगी b माइनस ये सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया था k² की वैल्यू m V0 माइनस b ओवर h² स्क्वायर। चूँकि
बी लेस देन होता है V0 से, इसलिए हम के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम V0 ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, ये के स्क्वायर की वैल्यू। तो हम बी स्क्वायर, हम पोटेंशियल डेप्थ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये 2 जो होगी ये 4 हो जाएगी, ये के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एम V0 एच क्रॉस स्क्वायर। और फाइनली जब ये वैल्यू रखें तो हमारे पास इक्वेशन आती है कितना, V0 बी स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 4m। तो ये हमारा पोटेंशियल डेप्थ होगा, पोटेंशियल डेप्थ V0, जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर और 4m बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको वैसा ही नज़र आ रहा होगा जैसा हम लोग कहाँ पे करते थे, हम जो पार्टिकल इन बॉक्स पे जो कैलकुलेशन करते थे वहाँ पे एनर्जी का इक्वेशन आता था, वैसा ही कुछ इक्वेशन यहाँ पे है। तो ये पोटेंशियल डेप्थ है जो डिपेंड कर रही है किस पे, ये डिपेंड कर रही है आपका पाई कांस्टेंट है, एच क्रॉस कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड करती है। चूंकि डेटोनिक सिस्टम है तो मास कांस्टेंट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगी ये वेरिड मास नहीं होंगी, कांस्टेंट होंगी। जो कुछ होगा वो डिपेंड करता है रेंज पे। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करें बाउंड स्टेट के लिए, बाउंड स्टेट के लिए तो कोई जो सिस्टम होगा वो बाउंड कब होगा, वो बाउंड तभी होगा जब उसका डेप्थ जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो। तो ये डेप्थ जो होगी वो कब ज़्यादा होगी, हमारे पास अगर यहाँ पे देखें पोटेंशियल डेप्थ, ये बाउंड स्टेट के लिए कंडीशन, ये डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, इस डेप्थ की, इस V0 की जो पोटेंशियल डेप्थ होती है इसको ज़्यादा होना चाहिए बाउंड स्टेट के लिए। तो ये होगा। दूसरा केस क्या, अगर इसको बाउंड भी होना है तो इसका जो रेंज है दैट मीन्स ये, इसकी वैल्यू को भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो B की वैल्यू और आपके V0 की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा हमारा सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बाउंड होगा। ये सिंपल सी बात है कि पानी वहीं पे ठहरेगा जहाँ पे गहराई अधिक होगी और उसकी जो चौड़ाई अधिक होगी। दैट मीन्स अगर हम एक तालाब की बात करें और एक आप समुद्र की बात करें तो समुद्र का विड्थ ज़्यादा होगा, डेप्थ भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ पे पानी ज़्यादा ठहरेगा तो बाउंड स्टेट होगी। और तालाब की अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू सी जो होगा, हमारा जो तालाब की जो पानी होगी वो अनबाउंड सिस्टम होगी समुद्र के रेस्पेक्ट में। तो वैसा ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो विड्थ दैट मीन्स B की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, V0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका जो किसी सिस्टम का, दैट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन ले रहे हैं तो न्यूट्रॉन जो होगी वो उतना ही बाउंड होगा। तो बाउंड होने के लिए ये कंडीशन है कि पोटेंशियल जो डेप्थ है उसको हाई होना चाहिए और उसका रेंज जो होगा विड्थ उसको भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें हम पता कर रहे थे कि कैसे जो होगा न्यूट्रॉन बाउंड होगा और इसका एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम ग्राफ से भी बता सकते हैं और L=1 के लिए हम कैलकुलेशन करें श्रोडिंगर का तो उससे भी पता चलता है कि ये अनबाउंड जो स्टेट है वहाँ पे नहीं होती, वो बाउंड स्टेट पे ही एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए आप DC दयाल की जो न्यूक्लियर फिजिक्स की किताब है वो आप देख सकते हैं, पेज नंबर 300 से लेकर आगे जितना भी न्यूक्लियर जो प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो होगा वो स्कैटरिंग फिनोमिना होगी। स्कैटरिंग फिनोमिना से हम बाउंड स्टेट और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे शो करते हैं ये हम देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का बाउंड स्टेट क्या होगा, न्यूट्रॉन को बाउंड होने के लिए कंडीशन क्या है, दैट मीन्स पोटेंशियल डेप्थ हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, उसका विड्थ कैसा होना चाहिए, ये सब वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये याद रखिए कि न्यूट्रॉन जो प्रॉब्लम है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ज़्यादातर इंटरव्यूज जो होती है वहाँ पे ये पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगी वो स्कैटरिंग फिनोमिना पे।
थैंक यू।